निम्रा स्क्रीन शेयर इनेबल करें। जी सर। स्क्रीन शेयर अलाउ करें। बच्चों आज हम पढ़ेंगे सीवीडी के बारे में। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो कुछ इंटरनेट इश्यूज की वजह से हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए हम आज फिर वहाँ से रिज्यूम करेंगे, बल्कि स्टार्ट से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीवीडी की। सीवीडी है क्या? बेसिकली कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हम कहते हैं। मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ? जी सर हो रही है। जी सर हो रही है। सीवीडी हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इसमें दिल और उसकी जो वेसल्स हैं, हार्ट एंड इट्स वेसल्स, उसकी जितनी भी पैथोलॉजिकल स्टेट्स हैं वो सारी आ जाती है सीवीडी में। लेकिन हम वो बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में ज्यादा मोस्ट अकरिंग जो है, हम उनकी बात करेंगे। सीवीडी जो है वो लीडिंग काज है डेथ का वर्ल्ड वाइड। जो पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन काज है एमसीए, मैलिग्नेंट कार्डियक अरेस्ट। ये जितने भी हमारे जैसे यूएस से जितनी भी हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन सब में एमसीए बहुत कॉमन है। अब पाकिस्तान में भी आ रहा है। ये कुछ डिजीजेज हैं, ये आप सब लोग देख लें। तो आगे हम इनको वन बाय वन करके ब्रीफ करेंगे। एमसीए विच मैलिग्नेंट कार्डियक अरेस्ट, इसमें सडन हार्ट फेलियर होता है। हार्ट तीन टाइप्स होती है बेसिकली। एक स्ट्रोक है, एक अरेस्ट है और एक अटैक है। स्ट्रोक अकर्स इन द ब्रेन जब कि आपका एन्यूरिज्म बनता है और वो ब्रस्ट कर देता है और हेमोरेजिक कंडीशन हो जाती है, ब्लड क्लॉट कर देता है, हम उसे स्ट्रोक कहते हैं। अरेस्ट में आपका कंप्लीट शट डाउन हो जाती है कोई भी चीज, और अटैक में लिमिटेड सप्लाई हो जाती है टुवर्ड्स हार्ट। ठीक है, टुवर्ड हार्ट सेल्स या सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, या आपकी जो बॉडी है उसकी जो सेल्स है उनकी तरफ अगर सप्लाई लिमिटेड हो जाए तो हम उसे अटैक कह रहे होते हैं। सर आवाज रुक रुक के सर आ रही है समझ। मैं बात कर रहा हूँ कि अटैक की, कि अगर हम अटैक को देखें तो अटैक में हमारा जो एक सेल्फ हार्ट की तरफ जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है, और जो बॉडी के सेल्स है उसकी तरफ भी जो सप्लाई है वो भी डिक्रीज हो जाती है। समझ आ गई? जी सर। चलिए हम जी बात सर। करते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज में से आईएसएच भी कहते हैं।
ये वो बच्चे एप्लीकेशंस हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय फिजिशियन इन द फाइल ऑफ द पेशेंट, कि वो वाली टर्म्स हैं जो कि एक डॉक्टर या कोई फिजिशियन जो है वो किसी भी पेशेंट की फाइल में यूज करेगा, और जब आप उसे देखेंगे आपको कहीं पे भी स्ट्रोक या अरेस्ट या इस तरह का कुछ भी नहीं नजर आएगा। वहाँ पे सिर्फ एमसीए लिखा होगा, आईएसएस लिखा होगा, ठीक है, टीवीसीएडी लिखा होगा, इस तरह की एब्रीविएशन ही लिखी होंगी। इसीलिए मैंने एब्रीविएशन यूज किए हैं ताकि मैं आप लोगों को ब्रीफ करूं, और आप लोगों को अगर कोई फाइल अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग परेशान ना हो कि ये कोई नई चीज आ गई है। आईएसएस में हम बात करते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिया का मतलब होता है डिक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है। इसमें हमारी इटसेल्फ हार्ट की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो जो है डिक्रीज हो जाता है, कोरोनरी आर्टरीज जो है उनकी ब्लॉकेज हो जाती है। उनकी ब्लॉकेज से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इटसेल्फ हार्ट सेल्स को नहीं मिल रहा होता, और उसकी जो एफिकेसी है, एफिशिएंसी है, परमिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, वो सारी डिक्रीज हो जाती है। इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो एंजाइना है, क्योंकि अगर हमारे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो एंजाइना काज करवाएगा। इसकी जो एमएनडी में फार्माकोपैथी में जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है वेज़ोडाइलेटर्स दिए जाते हैं ताकि वेजल्स जो है वो डायलेट हो, जो थ्रोम्बोसिस या एम्बोलस बना हुआ है वो पास आउट हो, और प्रॉपर हार्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई शुरू हो जाए। इसके बाद होमोस्टेटन, कल एक बच्चे ने मेरे से एक बात पूछी थी कि हार्ट की वजह से क्या डायमेंशिया या अल्जाइमर्स हो सकता है। बच्चे जितना भी होमोस्टेटन है ये हमारा कर रहे होते हैं डायमेंशिया और अल्जाइमर को, ये बेसिकली इनिशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। इनका ओवरडोज या फ्रीक्वेंट यूज जो है अल्जाइमर या डायमेंशिया को लेके चल रहा होता है साहब। इसके बाद हम बात करते हैं लेप्टिन इनहिबिटर्स की। लेप्टिन इनहिबिटर्स बेसिकली लेप्टिन एक हार्मोन है जो कि फैट की एब्जॉर्प्शन करवा रहा था हमारी इंटेस्टाइन में से। सर आवाज रुक ये के आ रही है। इसे इनहिबिट कर देता है। बाकी सबको भी ऐसे आ रही है क्योंकि आपकी भी आवाज डिस्टॉर्टेड होकर आ रही है। जी सर, डिस्टरबेंस तो है आवाज में, कल से थोड़ी कम है लेकिन है। एक मिनट में जरा ठीक कर दूँ। अच्छा बच्चों, अब ठीक है कुछ पहले से? तो दोस्तों माइक थोड़ा दूर हो गया था। जी सर बेहतर है, क्योंकि बीच में आपके बताते ही हुए ना कहीं पे आवाज ऐसे रुक जाती है तो वो जो आप बोल जाते फिर वो सुन नहीं पाते, ऐसा हो जाता है बस। अब पहले से बेहतर है। नहीं बच्चे में बोलते 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 मैं खुद भी थोड़ा सा रुक जाता हूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा था आईएसएस की। आईएसएस में आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज है उनकी ब्लॉकेज हो जाती है, थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म बन जाता है। उसकी वजह से जो एफिकेसी, एफिशिएंसी है, इलास्टिसिटी और जो परमिएबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है हार्ट के सेल्स की। एंजाइना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जब इटसेल्फ हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो वो पेन की सेंसेशन का सिग्नल देता है कि भाई अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और जो ब्रेन है वहाँ पे पेन सेंसेशन स्टार्ट करवा देता है। इसके बाद जो इसकी फार्माकोपैथी में वेज़ोडाइलेटर्स, ऑब्स्टेट्रिन, लेप्टिन इनहिबिटर्स। वेज़ोडाइलेटर्स जो है वेजल्स को डायलेट करते हैं ताकि जो थ्रोम्बस है, एम्बोलस है, वहां से पास आउट करे और नॉर्मल फंक्शनिंग रीगेन हो जाए, ठीक है। बेसिकली रिससिटेशन का प्रोसेस ये कर रहे होते हैं। ऑब्स्टेट्रिन बेसिकली डिसलिपिडीमिया को डील कर रहे होते हैं, ब्लड जो प्रोफाइल है, लिपिड प्रोफाइल उसे मैनेज कर रहे होते हैं। लेप्टिन इनहिबिटर्स फैट एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते, लेप्टिन को बनने ही नहीं देते। लेप्टिन बेसिकली वो हार्मोन है जो कि फैट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद मेन है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि आईएसएस में
ब्लॉकेज जो आर्टरीज की अक्सर करवा रहा होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस ही करवाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली आर्टरीज में ही होता है। कभी वेन्स में किसी ने सुना है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए? चलो मुझे बताएं कि अगर वेन्स में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए तो क्या कोई इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? जी बच्चों, आर्टरीज में हो गया तो चलो ठीक है, हमने माना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो के सेल्स को नहीं जा रहा, लेकिन अगर वेन्स में हो जाए तो फिर क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो वेन्स अब ब्लॉक है? क्योंकि सेल को तो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। जी बच्चों, कोई बताए मुझे, आंसर करोगे तो मैं आगे जाना है। सर मतलब अब ब्लॉकेज जाहिर है कोई भी होगी तो स्वेलिंग जिस एरिया में भी होगी वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और जाहिर है स्वेलिंग होगी, पेन वगैरह, मतलब इस तरह की चीजों से ही पता चलेगा कि स्वेलिंग हो रही है, मतलब सॉरी प्रॉब्लम अगर हो रही है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल ही एग्जैक्ट आंसर है इसमें। कोई दो राय नहीं है कि हम कैसे डायग्नोज करेंगे। बेसिकली ये लोकलाइज्ड एडिमा काज कर देती है, ब्लॉकेज ऑफ वेन्स। ये अगर ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लॉकेज फुल ब्लॉकेज तो कभी भी नहीं होती। अगर फुल ब्लॉकेज हो जाए तो अगले सेल में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। अगर कहीं पे आपकी पेरिफेरीज में होगी है तो लोकलाइज्ड एडिमा जो है उधर हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की हम बात करते हैं कि अगर किसी बंदे को, सबसे हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी बंदे को डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज वाला जो पेशेंट होता है उसकी जो सेल जो वेसल्स की वॉल्स होती हैं वो जो है वो इतनी परमेबल नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुका होता है कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी वैसे डिस्टर्ब हुई होती है, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब होती है, उनके ऊपर जो सेल्स हैं वो ट्रैप होने लग पड़ते हैं, और सेल्स ट्रैप होते होते एक पूरा थ्रोम्बस बना देते हैं उस जगह पे, और वो बाद में जाके ट्रेवल करता है और स्मॉल जो नैरो कैपिलरीज है उनमें जाके फंस जाता है, और वहाँ पे आगे ब्लड फ्लो को हिंडर करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं इम्बोलस। तो मुझे बताइएगा थ्रोम्बस और इम्बोलस में क्या डिफरेंस है? मुझे जल्दी आंसर किया करो, अगर गलत करोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, मैं आपकी करेक्शन कर दूंगा, लेकिन अगर आंसर नहीं करोगे तो फिर मुझे, अब मुझे ये परसेप्शन जा रही कि आप लोगों ने साथ गूगल खोला हुआ है, उसके ऊपर सर्च हो रहा है वहाँ बड़ी स्पीड, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था, मुझे पता है जो जो होता है ऑनलाइन में। तो अगर गलत बताओगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। वैसे भी कौन सा फिजिकल में आप लोगों को हाथ खड़े करने इस तरह का कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं बता दूंगा। तो क्या लगाया करें, अच्छी बात है। सर थ्रोम्बस तो बेसिकली क्लॉट होता है ब्लड का, वेन में कहीं भी आ जाता है, लेकिन मुझे एम्बोलिज्म का इतना कोई आइडिया नहीं है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है उसका। अच्छा बात सुनिए, मैं अब आपको बताता हूँ। जो थ्रोम्बस होता है वो एक पोजीशन पे होता है, वो वहां से मूव नहीं करता। इम्बॉलस जो होता है वो मूव कर रहा होता है। अगर थ्रोम्बस मूव करने लग पड़े तो हम उसे इम्बॉलस कहते हैं, लेकिन अगर वो वहां भी बना रहे तो वो थ्रोम्बस होता है, ठीक है। बहुत सारे थ्रोम्बस बाद में इम्बॉलस बन जाते हैं, जैसे एयर एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, ठीक है, प्लेक एम्बोलिज्म, ये सारे थ्रोम्बस से ही हो रहे होते हैं। और इससे क्या हो रहा होता है, हमारी जो परमिएबिलिटी है वेन्स की वो डिस्टर्ब हो रही होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी एमआई। तो मुझे बताइए एमआई क्या होती है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जी बिल्कुल, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसमें हमारी जो इटसेल्फ हार्ट के जो मसल्स होते हैं इनमें इन्फेक्शन हो जाता है या नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो डैमेज स्टार्ट हो जाते हैं। जो हार्ट का इटसेल्फ वॉल्यूम डिक्रीज करने लग पड़ता है, जब वो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा,
पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, हार्ट फंक्शन लॉस होने लगता पड़ता है, पंपिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कार्डियक परफ्यूजन हो जाएगी। लंग्स परफ्यूजन का मैंने बताया था आप लोगों को जब हमने पढ़ा था पल्मो। कार्डियक परफ्यूजन भी बिल्कुल वैसी ही होती हैं कि जो फ्लूइड है वो क्यूमुलेट होने लग पड़ता है उस जगह पे, वहां पे म्यूकस था, यहाँ पे फ्लूइड आएगा। पेरिकार्डियल फ्लूइड डिपोजिशन, पेरिकार्डियल फ्लूइड की इंक्रीज डिपोजिशन जब इंक्रीज हो जाती है वो ज्यादा होने लग पड़ता है। इसके बाद एक नई चीज है जो कि मैंने इसमें ऐड की है, ये आप लोगों ने शायद सुना हो कहीं पे, वेंट्रिकल रप्चर। जी मुझे बताया वेंट्रिकल रप्चर क्या होता है बगैर पढ़े। जी आयशा बोले, सर इसका मुझे आंसर इसका देंगे। मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ, कोई आइडिया नहीं। जी आप बताएं, आप बताएं। चलें, अगर किसी को कुछ पता है तो बता दे वेंट्रिकल रप्चर क्या होता है। हेलो हेलो। जी जी हम आपको सुन सकते हैं, आप बोलें। जी सर, ये हो सकता है कि जो इसमें जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है हार्ट अटैक में, इसमें कोई वेंट्रिकल को डैमेज होता है, उसका कोई हिस्सा। बच्चे बच्चे जो वेंट्रिकल रप्चर है ना, मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली चीज क्या है। ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस जब हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट कर रहे होते हैं, या हम ट्राइवल कोरोनरी आर्टरी डिजीज को जब हम ओपन हार्ट सर्जरी में कर रहे होते हैं, सम टाइम सर्जिकली रप्चर हो जाता है हमारा जो हार्ट है, क्योंकि वो पंप कर रहा होता है, थोड़ा सा भी उसे कट लग गया तो वो रप्चर हो जाता है वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल सबसे बड़ा एरिया होता है और वो जब पंप करता है तो वो थोड़ा सा हिलता भी है उस तरफ से हार्ट, क्योंकि वो दूसरी साइड से अटैच होता है, इटसेल्फ डाउन वाली साइड से वो अटैच नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा शो कर रहा होता है मोमेंटम, ठीक है, और वो सारा जो होता है वो इनर्शिया की वजह से थोड़ा इधर उधर मूव कर रहा होता है, क्योंकि वो एक मोशन वाली स्टेट में होता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल सूचर से, ये ग्लास सूचर बेसिकली लगते हैं, ग्लास डोम बनता है उसके अंदर से, जो हमारा सर्जन है वो उसको सूचर कर रहा होता है। ये डिलेड रिकवरी है, बहुत कम पेशेंट जो उसे रिकवर कर पाते हैं। अगर आप लोगों ने ये पार्ट स्किप भी करना है आप कर सकते हैं, ये इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसके बगैर आपका सीवीडी पूरा नहीं होगा। ये तो मैंने वैसे ऐड किया था कि मुझे अच्छा लगा, मैंने इसमें ऐड किया क्योंकि मुझे पसंद था ये। इसके बाद हम बात करते हैं टीवीसीएडी, ट्राइवल कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हमारे दिल में कितने वाल होते हैं, वेल्स होते हैं, कितने होते हैं, मुझे कहते हैं वाल है, इसके 2 वाल बंद हो गए, 3 वाल बंद हो गए, बताएं मुझे कितने होते हैं। 3 होता है। 4। 4 होता है। जी बच्चों 4 वाल होते हैं हमारे दिल में। 3 की जो ब्लॉकेज है जो कोरोनरी आर्टरीज के हैं उनको हम टीवीसीएडी कहते हैं। एक लीथल डिजीज है, लीथल का मतलब है कि डेंजरस है, ठीक है, इसमें डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक आधा बंद हो तो दिल को फिर भी कुछ ना कुछ खून जा रहा होता है, लेकिन 3 बंद है सिर्फ एक है, 10 से 1 से क्या आ जाएगा, 75% जो है वो बिल्कुल शट डाउन हो चुका है, 25% से क्या होगा, ठीक है। एक वर्ड है कैबेज, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। जी अभी तक मुझसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे, क्योंकि आज हमने ये पूरा करना है हर सूरत, और आई थिंक पूछना है आप लोगों से।
सर अब अभी डिमेंशिया का आपने मेंशन किया था, तो मतलब वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से होता है या जो हम मेडिकेशन ले रहे होते हैं उस वजह से होता है? पहला तो एक स्ट्रेस फैक्टर होता है, हार्ट की वजह से बॉडी इटसेल्फ स्ट्रेस में गई होती है, ठीक है, एक ये काज है। दूसरा जो मेडिकेशन यूज हो रही होती है वो काज है। तीसरा कुछ जो उनका सोशल और बिहेवियरल चेंजेस आ रही होती है वो भी एक काज है। बेसिकली 3 फैक्टर्स मेन लीड कर रहे होते हैं। सर क्या जिस तरीके से अगर किसी के 2 या 1.5 या 3 जितने भी वेल्व बंद हैं, क्या वो रिकवर होके नॉर्मल पे चले जाते हैं जैसे नॉर्मल हार्ट के होते हैं? मतलब वो ब्लॉकेज ठीक हो जाती है? बिल्कुल उनका प्रोसीजर है। जी जी बिल्कुल ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी। बिल्कुल जो ब्लॉकेज है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। अगर आपके थ्रोम्बोसिस है, आपका प्लेक है, आपके जो सेल्स हैं, ब्लड क्लॉट है, क्लॉट तो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले जो मेन काज है वो सॉल्व की जाती है, उसके बाद उसकी रूट काज है वो देखी जाती है। अगर तो वो हमारा ब्लड क्लॉट है तो फिर एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स दिए जाते हैं उनको और उनके प्लेटलेट्स देखे जाते हैं। अगर वो लिपिड है, ठीक है, सबसे पहले उनको लिपिड बाइंडर्स दिए जाते हैं और फिर लैक्टेन इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, ठीक है। मेन रूट काज को फाइंड करते हुए फिर वेल की सपोर्ट के लिए अंदर हम उसके बैलून ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, या वो हम उसको स्टड डाल रहे होते हैं। जी सर ठीक। ठीक है, इसके बाद में बच्चे कैबेज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट हम इसे कह रहे होते हैं बाईपास। इसमें हम लेग में से एक आर्टरी ले लेते हैं या हम इटसेल्फ उसकी आर्टरीज को एक्सटेंड करके एक बाईपास क्रिएट कर देते हैं कि अगर हमारी 2 चीजें हैं वो डिस्टर्ब हो गई है। एक रूट है जो एक आप लोग इमेजिन करें कि एक सीधी सड़क जा रही है, उसके दरमियान में बिल्कुल बहुत बड़ा एक गड्ढा बन गया है, कुआं बन गया है, ठीक है, किसी ने कोई रातों रात वहां पे कमाल दिखाया है तो कुछ कर दिया है, अब वो सड़क काबिल इस्तेमाल नहीं रही, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसके पीछे से थोड़े से पीछे से एक नया रूट जनरेट करेंगे जो कि उस कुएं से गुजरता हुआ थोड़ा सा आगे उसी रोड से हम उसे ज्वाइन कर देंगे ताकि सिर्फ वो जो कुएं वाली जगह है वो बची जाए, बाकी ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए। बेसिकली बाईपास में ये हो रहा होता है, ठीक है। आपकी जो इफेक्टेड एरिया होता है उसे बाईपास करके आपकी जो नॉर्मल फंक्शन है उसे रिलीव किया जाता है, ठीक है। एंजियोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। इसमें कैबेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंजियोजेनेसिस और फूड इंड्यूस्ड एंजियोजेनेसिस। ये आपकी कल की असाइनमेंट आप लोगों ने ढूंढ के लाने जो फूड्स एंजियोजेनेसिस को इंड्यूस कर रहे होते हैं। अभी तक की सबसे पहली असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने लास्ट में करनी लिखनी नहीं है, मैंने सिर्फ 2 फूड्स पूछने हैं और कोई भी फूड अगर किसी ने रिपीट किया, अगर उस बंदे ने वो बताया और उस बंदे ने वो बताया तो फिर अच्छी बात नहीं होगी है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। सीवीडी के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? हाई ट्रोपोनिन लेवल्स, नेक्स्ट स्लाइड में भी ट्रोपोनिन का जिक्र है, हम इसे बात डिस्कस करेंगे। स्मोकिंग, स्मोकिंग में वही हमारे पास आ जाती है हमारी निकोटीन। निकोटीन हाईली ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड है, हमारे ब्लड में फ्री रेडिकल्स को बाइंड करता है, अपना साइज इंक्रीज करता है और साथ फिर दूसरे को और चीजों को ट्रैप करते हुए हमारी जो ब्लॉकेज काज करवा देता है। अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल जो हमारे लिवर फंक्शन को डिस्टर्ब करता है इटसेल्फ, इसकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारी वेसल्स के लिए नुकसानदेह। हाई लिपिड प्रोफाइल, जो लिपिड्स हैं वो हमारी वेसल्स परमेबिलिटी को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। हाई सोडियम डाइट, सोडियम वाटर रिटेंशन करवाता है, वाटर रिटेंशन से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से हमारे हार्ट पे लोड ज्यादा पड़ेगा और हाइपरटेंशन काज होगी। हाई सोडियम और हाइपरटेंशन एक ही चीज है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रोपोनिन की। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन या स्केलेटल मसल्स को रेगुलेट करती है। अगर हाई ट्रोपोनिन लेवल्स होंगे तो मोर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, मोर कॉन्ट्रैक्शन से जो हार्ट है वो फटीग होगा, ठीक है। जब कोई चीज थकती है
एक वक्त तक वो थके हुए, मतलब थका हुआ ना, वो थोड़ा सा ही काम करेगा, उसके बाद वो कहेगा भाई बस है, जो मर्जी हो जाए, मैं थका हूँ, जब तक मैं स्कूल नहीं करूंगा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। जब हाई ट्रोपोनिन लेवल्स है, ये एक इंडिकेशन भी होती है कि हार्ट के साथ इशू चल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी एमएनटी की। ये सीवीडी की जो एमएनटी है वो क्या है? हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर में हम देख रहे हैं कि जो फैट है उसे रेगुलेट करने के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है। लो सोडियम डाइट ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लो फैट डाइट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को रेगुलेट करने के लिए फैट बहुत ज़रूरी है। और ब्रेड डाइट, जी मुझे बताएं ब्रेड डाइट हम क्यों लेंगे इधर? क्योंकि ब्रेड तो जाती है डायरिया में, मुझे ये बताएं कि ब्रेड कार्डियो में क्यों जाएगी? सर नॉर्मली ओवरऑल हर दिन की पूछ रहे हैं कि हर दिन ब्रेड डाइट जाएगी? नहीं नहीं, हर दिन नहीं जाएगी, मतलब कि उसकी जो कार्डियो प्रोटेक्टिव डाइट्स है उनमें ये डाइट ऑर्डर में ब्रेड डाइट लिखा है। मुझे इसकी कोई रीजन जस्टिफाई कर सकता है कि ब्रेड डाइट क्यों जाएगी? क्योंकि बच्चे जो ब्रेड डाइट है वो हाई इन फाइबर है, ठीक है, सॉल्युबल फाइबर है उसमें और मॉडरेट अमाउंट में उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो सारे पाए जाते हैं, इसलिए ब्रेड डाइट। इसके बाद डाइट चेंजेस हैं जो कि कुछ हैबिट्स हैं वो चेंज करनी होती है, कुछ डाइट चेंजेस हैं जो हमने करनी होती हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने स्मोकिंग छोड़नी है, ठीक है, ताकि निकोटीन बिल्कुल कम हो जाए सर ब्लड एक से। डॉक्टर हैं, एक कार्डियोलॉजी के जी ही हैं, वो उनका मुझे नाम नहीं याद आ जी। रहा, वो कहते हैं कि ना स्मोकिंग से कोई नहीं हार्ट अटैक होता, मैं तो खुद बड़े सिगरेट पीता हूँ। हाँ बच्चे, अगर एक बंदा कुएं में छलांग मार रहा है तो उसे धक्का देते हो तो ये रोकते नहीं नहीं होते तो मैं, कि मुझे बड़ी आ जाए। हैरत हुई थी ये सोच के कि लो जी स्मोकिंग से क्यों नहीं होता हार्ट अटैक। कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं कुछ लोगों की, कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे होते हैं अपनी बैड हैबिट्स को, वो खुद अपने आप को तसल्लियां दे रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इसकी लॉजिक है इसके बिहाइंड वो यही है कि जो आपकी निकोटीन के लेवल्स हैं वो आपके हार्ट अटैक का काज होते हैं, ठीक है। जी सर ठीक। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की बात हो रही है, हमें मिथाइल अल्कोहल की नहीं हो रही। मिथाइल अल्कोहल इतना कड़वा होता है कि वो कंज्यूम ही नहीं हो सकता, ठीक है। इथाइल अल्कोहल जो है वो भी फ्री रेडिकल्स को जल्दी बाइंड करता है साथ। सोडियम का मैंने आपको बता दिया है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि वो कैसे एक्शन कर रहा होता है। हाई लिपिड्स का भी आप लोगों को पता है, फाइबर और वॉक, ठीक है, कि वो सब कुछ कैसे लेके चल रहे हैं। इसके बाद है वेट लॉस एंड सीवीडी। वेट लॉस कैसे सीवीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। सर हार्ट जल्दी को जल्दी वर्क बोला करने करें, के आप लोग लिए, तो बोलते नहीं। हार्ट को वर्क करने के लिए यानी उसकी वर्किंग इजी हो जाती है अगर वेट इतना ज्यादा ना हो, फैट कम होने की वजह से। बच्चे बेसिकली जो फैट है आपकी, वो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि डिसलिपिडीमिया काज कर रही होती है, ठीक है। जी डिसलिपिडीमिया से आपके एलडीएल लेवल्स लो हाई हो रहे होते हैं, एचडीएल लो हो रहा होता है, आपकी वेसल्स के ऊपर जाके कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट हो रहे होते हैं, आपके आरबीसीज वहां पे ट्रैप हो रहे होते हैं और प्लेक बन रहा होता है, ठीक है। इसलिए हमें वेट लॉस करना चाहिए, अच्छी बात है। इसके बाद है हाउ टू स्विच साल्ट, क्योंकि नमक के बगैर भी जिंदगी पॉसिबल नहीं है, कि हम कैसे नमक को कर सकते हैं। NaCl बेसिकली हमें सोडियम से मसला है, पोटासियम से इतना मसला नहीं होता, पर पोटासियम भी टैकीकार्डिया को लीड करता है, लेकिन वो मॉडरेट अमाउंट में अगर हम कंज्यूम करें तो हमारे लिए ठीक होता है। इसलिए हम NaCl से KCl पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी साल्टीन टेस्ट होता है।
इसके बाद कुछ इसकी ड्रग्स हैं जो कि अल्कोहल के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं। रेमिप्रिल, बिसोप्रोलोल, ये कि बेसिकली जो है टैकीकार्डिया के लिए यूज होती है। अगर आपका हार्ट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, रिदमिया है, टैकीकार्डिया है, तब हम बिसोप्रोलोल, मैनिप्रोलोल और रेमिप्रिल दे रहे होते हैं। लेकिन ये अल्कोहल के साथ एक इंटरेक्शन रखती है, इसलिए इनको अल्कोहल के साथ कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे विटामिन ई की, टोकोफिरोल्स। ठीक है, अंदर ही थी इसके। टोकोफिरोल की अगर हम बात करें तो कोई मुझे बताएगा टोकोफिरोल कैसे हेल्प करते हैं? सर विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन फ्री रेडिकल के खिलाफ एक। जी बच्चे, बच्चे मुझे कॉल आ गई थी इसलिए नेट डिस्कनेक्ट हो गया और आवाज का इशू इसलिए आया था। अब आवाज आ रही है आप सबको? जी सर आ रही है। अच्छा चलो मुझे बताएं कि गैमा टोकोफिरोल जो है वो कैसे अपन क्या आप लोगों ने बताया कि जो हमारे प्लेट फॉर्मेशन और प्लेटलेट क्लम्पिंग होती है उसे जरा रिड्यूस कर रहा होता है गैमा टोकोफिरोल, और एक एंटीऑक्सीडेंट है इसलिए ऑक्सीडेशन को भी प्रिवेंट कर रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी सप्लीमेंटेशन की कि सीवीडी में कौन कौन से सप्लीमेंट जाने चाहिए। जी बताएं मुझे, ये सामने आपके लिखे हुए हैं। मुझे बताएं एलियम सैटिवम क्या होता है? बच्चे बेसिकली ये अनियन को कहते हैं। हाँ, इलियम सैटिवम ये हम गार्लिक को कहते हैं। ठीक है, गार्लिक का साइंटिफिक नेम है एलिसा ने इसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसका नाम मेरे माइंड से इस टाइम बिल्कुल स्किप हो गया, अभी सर आया था स्लाइड लेकिन नहीं अभी शेयर स्किप हो हो रही। गया। मैं आपको एक मिनट बच्चे, एक मिनट। वो हाँ हाँ, मैं अभी डिस्कनेक्ट हुआ था, मैं भूल ही गया कि मैंने स्लाइड शेयर दोबारा करनी थी। मैं करता हूँ, बता दिया करें ना पहले ही कि स्लाइड नहीं शेयर हो रही। जी जी, आप देखेंगे एलियम सैटिवम हम गार्लिक को कहते हैं। ठीक है, जी सर। एलिनेज एक एंजाइम है जो कि वेसोडाइलेटरी इफेक्ट रखता है। सॉरी, एलिनेज जो कंपाउंड है जो कि वेसोडाइलेटरी इफेक्ट रखता है। इसके बाद टोकोफिरोल्स जो कि हमने भी डिस्कस किए हैं पहले, एंटी क्लॉटिंग। ठीक है, इसके बाद ये एक्विसाइट एफ, ये भी एक कंपाउंड है जो कि लिपिड्स को, लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है। जी बच्चे, अभी तक किसी का मेरे से कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकता है? सर वो ट्रोपोनिन वाला मुझे दोबारा बता दें, उसकी समझ नहीं है। जो ट्रोपोनिन लेवल्स हैं वो रेगुलेट कर रहे होते हैं हमारे
कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस को और हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शंस को। अगर ट्रोपोनिन के लेवल ज़्यादा होंगे तो हमारे जो हार्ट है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और टैकीकार्डिया हो जाएगा। ये समझ आ गई इस बात की? यस सर ठीक है। जी, सर किसी और का कोई क्वेश्चन? सर हार्ट जी के जी। पेशेंट वेट क्यों नहीं लिफ्ट कर सकते हैं? बच्चे जब हम कोई भी काम करते हैं ना, जैसे कि वेट लिफ्टिंग वगैरह, तो हमें जो हमारे मसल्स हैं उनको ब्लड फ्लो की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, इटसेल्फ ब्लड फ्लो टुवर्ड मसल्स जो है वो इंक्रीज करता है, और मसल की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज करने से हमारे हार्ट को जरा स्पीडीली पंप करना पड़ता है। उस टैकीकार्डिया से प्रिवेंट करने के लिए हम उनको कहते हैं कि जरा ना हथौला रखें, वजन ना ही उठाए, बेहतर है। समझ आ गई? जी सर आप। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर ट्रैकीकार्डिया के लिए कौन सा यानी विटामिन या कोई सप्लीमेंट जो बेहतर हो ट्रैकीकार्डिया, जिसको जस्ट सिर्फ ट्रैकीकार्डिया, वैसे सीवीडी का उस पर कोई यानी इतना ज्यादा कोई इशू ना हो? जी, उसके लिए फिर हम दे रहे होते हैं पोटासियम बाइंडर्स, ठीक है। पोटासियम बाइंडर्स इसलिए देते हैं कि पोटासियम के लेवल्स अगर ब्लड में कम होंगे तो सोडियम के लेवल्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोरिलेट करते हैं। किडनीज